देहरादून से खबर है। सबसे पहले यहां पर जिला योजना की बैठक में आज खूब हंगामा हुआ है। अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाते हुए विधायक विनोद चमोली ने अफसरों को खूब लताड़ लगाई। दरअसल अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप लगा है। इस दौरान मीटिंग में मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। समिति के अन्य सदस्यों ने भी अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। वहीं मंत्री का कहना है कि अधिकारी बात नहीं सुनते, इसलिए ऐसी बातें सामने आ रही हैं और सभी को इसके लिए निर्देशित अब कर दिया गया है। जनप्रतिनिधियों से बात करके ही अधिकारी योजनाओं को अंतिम रूप दे। अधिकारियों के रवैये से हम संतुष्ट नहीं। काम तो हम डंडे के दम पे ले ही लेते हैं, काम तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो जो मंत्री लोग कह रहे हैं सब अधिकारियों पे कह रहे हैं लगातार। क्या आप लोग नहीं जानते क्या राज्य बनने के बाद से नौकरशाही का क्या रवैया आ रहा है? इन पर लगाम लगनी चाहिए। अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को साल भर में एक बार बोलने का मौका मिलता है और अधिकारियों से बार बार उनके सीधे इंटरेक्शन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं साल भर की भड़ास तो निकलती है। वो थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है, तो इसीलिए अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि वो सभी जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने के बाद ही योजनाओं को अंतिम रूप दें। और एक बड़ी खबर चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। जेपी बैराज के पास यात्रियों से भरी बस हवा में लटक गई। आनन फानन में पुलिस ने सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। बस में सवार सभी 28 यात्री राजस्थान के रहने वाले थे और ये वीडियो आप देख रहे हैं चमोली का। पुलिस ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला इस हादसे के बाद। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम के निकट फूल चट्टी के पास एक मजदूर का पैर फिसलने की वजह से गहरी खाई में वो जा गिरा, जिससे मजदूर घायल हो गया और इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल मजदूर का रेस्क्यू किया। एम्बुलेंस के जरिए उसे स्वास्थ्य उपचार केंद्र ले जाया गया बड़कोट में, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। घायल मजदूर के लिए पुलिस के जवान देवदूत बनकर सामने आए और मजदूर की जान बचाई। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बीच बड़े बड़े ग्लेशियर भी यहां पर बने हुए हैं, जो अब धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के पीछे एवलांच जैसी घटना हुई है। यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के ठीक पीछे पहाड़ से अचानक बर्फ की नदी बहने लगी। बर्फ पिघलने के बाद नदी की शक्ल में ग्लेशियर से बर्फ बहने लगी और ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। हालांकि इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था और जहां पर बर्फीली नदी गिर रही थी वहां रिहायशी इलाका भी नहीं है, लिहाजा कोई नुकसान हुआ नहीं। लेकिन अब ये वीडियो खासा वायरल हो रहा है, जिसमें बर्फीली नदी बहती हुई दिखाई पड़ रही है। खराब मौसम के बीच भी केदारनाथ धाम में यात्रियों की भीड़ के चलते केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। 3 मई तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। 3 मई को मौसम देखते हुए आगे रजिस्ट्रेशन खोलने या फिर ना खोलने पर फैसला अभी लिया जाएगा। ऋषिकेश में भी काउंटर पर केदारनाथ के लिए अब रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। हालांकि अन्य धामों जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है और भक्त वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। भीड़ काफ़ी हो रही है क्योंकि 1 मई तक लगभग 30,000 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और वहाँ 18,000 से क्षमता से ज़्यादा हम नहीं करा सकते हैं। काफ़ी उसमें दिक्कतें आती हैं, मौसम भी खराब है, कुछ वृद्ध यात्री भी हैं, अन्य बच्चे भी हैं। ऐसे ही समय यात्रियों को सुरक्षा के लिए 3 मई तक जो रजिस्ट्रेशन है केदारनाथ के, फिलहाल उसमें पर्यटन विभाग द्वारा रोक लगाई गई। केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन के लिए हमने काउंटर पे पूछा, बट वो बोल रहे हैं अभी हैवी स्नोफॉल की वजह से अभी कुछ टाइम के लिए बंद किया गया है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही वहाँ के मौसम सुधरते हैं उसके बाद वो फिर से रेज्यूम करेंगे। इधर चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं ने सामान की ओवर रेटिंग की शिकायत की है, चाहे वो पानी की बोतल हो, खाना हो या फिर होटल के कमरे हो। हर जगह पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही है। पानी की बोतल 20 रुपए की 70 रुपए में बेची जा रही है। होटल के कमरे 10 से 12 हजार में मिल रहे हैं। खाने के सामान भी आसमान छूते दामों पर बेचे जा रहे हैं।
लोगों की शिकायत है कि घोड़े खच्चर के लिए भी मनमानी रकम वसूली जा रही है। खासतौर पर केदारनाथ में बर्फबारी के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है। अब मंत्री ने इस मामले पर गंभीरता दिखाई है। कल मेरी डीएम मयूर जी से बात हुई थी और कुछ मैंने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी थी, तो मैंने उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं अगर ऐसा कोई भी प्रकरण श्रद्धालुओं के साथ हो रहा है कि उनके साथ एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है या उनके साथ लूट करी जा रही है तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी है। और मेरे ख्याल से आज से आपको कुछ चीजें वहां पे बेटर होनी दिखेंगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे थोड़ा स्ट्रिक्ट और होगा। यमुनोत्री धाम की बात करें तो यात्रा शुरू हुए 8 दिन हो चुके हैं और अब तक 45,000 से ज्यादा यात्री दर्शन भी कर चुके हैं। लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की पोल भी खुल रही है। खरसाली गांव में पार्किंग बनाई गई है लेकिन वहां पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। अंधेरे के चलते यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बारिश के चलते हर तरफ कीचड़ और गंदगी का अंबार है। यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी एक तस्वीर आप देख भी रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद इनकी गाड़ी बाहर निकल पाई और ऊपर से पूरे पार्किंग में कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। यात्री यहाँ पे रात को 1-1, 2-2 बजे तक यमुनोत्री धाम से वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर यमुनोत्री की यात्रा खुल चुकी है, हजारों लोग आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ बस अड्डा लग रहा है चारों तरफ प्लास्टिक फैली हुई है और जो है शौचालय की आप स्थिति देख रहे हैं। पर्यटन विभाग की तरफ शौचालय बन रहा है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। जब यात्रा खत्म होगी तब जाके तैयार हो पाएगा। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा सकता है। खासतौर पर चारधाम यात्रा मार्ग। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 5 दिन प्रदेश में उच्च हिमालयी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। 2 और 3 मई को केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के चलते दिक्कत हो सकती है। 48 घंटे में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। खासतौर पर चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइएगा, क्योंकि प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। खासतौर पर उच्च हिमालयी इलाकों में और चारधाम रूट पर अगर आप सफर कर रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आपको आने की जरूरत है। केदारनाथ के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि वहां पर बारिश और बर्फबारी अगले 5 दिनों में देखने को मिलने जा रही है। इसलिए जो भी व्यवस्थाएं वहां पर की जानी चाहिए वो दुरुस्त कर ली जाएं। तमाम अधिकारियों को, तमाम डिपार्टमेंट्स को ये दिशा निर्देश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा बारिश की वजह से परेशानी न हो, इसके लिए एडवाइजरी भी भेज दी गई है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी मुक्तेश्वर पहुंचे और यहां पर 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डेस्टिनेशन के तहत KMVN मुक्तेश्वर में चल रहे काम को देखा। इस दौरान चौली की जाली मुक्तेश्वर धाम के विकास कार्यों की समीक्षा की तो साथ ही एप्पल मिशन के तहत विकसित किए जा रहे सेब के फॉर्म्स भी देखे। सीएम धामी आज की रात मुक्तेश्वर में ही बिताएंगे। इस दौरान पूरा प्रशासनिक अमला भी उनके साथ मौजूद था। रविवार को मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो जाएंगे। 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए बीजेपी ने बूथ लेवल तक बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई है। वहीं प्रोग्राम के साथ महिलाओं, संतों, पूर्व सैनिकों, दलितों, मुस्लिमों के साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास बीजेपी ने किया है। रविवार को मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए बीजेपी ने मेगा इवेंट बनाया है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद समेत बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जनता को साथ लेकर मन की बात सुनेंगे। स्कूल से बूथ तक और चीन बॉर्डर से सटे देश के पहले गांव माणा से लेकर पिरान कलियर तक मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने की तैयारी की गई है। राज्यपाल के साथ राजभवन में उत्तराखंड के वो लोग रहेंगे जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मन की बात के एपिसोड में किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में रहेंगे तो कैबिनेट मंत्री और विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर। सांसद अजय भट्ट काशीपुर में अल्पसंख्यकों के साथ बैठकर मन की बात सुनेंगे तो सांसद
रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में संतों के साथ रहेंगे। तीरथ सिंह रावत कोटद्वार में पूर्व सैनिकों के साथ रहेंगे। माला राज्य लक्ष्मी शाह भटवाड़ी में जनजाति वर्ग के लोगों के साथ तो अजय ठमटा अल्मोड़ा में बुनकरों के साथ मन की बात सुनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट देश के पहले गांव माणा में रहकर मन की बात सुनेंगे तो स्पीकर ऋतु खंडूरी कोटद्वार में रहेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सहसपुर में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला में मन की बात सुनेंगे। बीजेपी का दावा है कि 2014 से शुरू हुए इस प्रोग्राम ने पूरे देश को नई सोच दी और कई बड़े अभियान आगे बढ़े हैं। सामाजिक कार्यक्रमों को जन आंदोलन बनाने में मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा मिली है। सेफ्टी विद डॉटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विषय की सफलता में इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं, मन की बात प्रोग्राम को सुनने के लिए रविवार को स्कूलों को खोला गया है। उत्तराखंड के लोक कलाकारों, शहीद सैनिकों के परिजनों, रिटायर खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं बीजेपी में दलित, युवा, महिला, मुस्लिम सब मानते हैं कि मन की बात ने हर वर्ग को साथ जोड़ा है। अगर मन की बात के किसी भी एपिसोड को हम देखें तो उसमें नारी शक्ति का जरूर उल्लेख मिलता है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की महिलाओं को, यहाँ के टैलेंट को मन की बात में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भरपूर जगह दी गई है। मोदी जी की विकास कार्यों को हर आदमी देखता है। मोदी जी हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों के नेता हैं। मोदी जी को कौन लाइक नहीं करता? मोदी जी को तो वो लोग लाइक करने के मूड में बने बैठे जो कभी विपक्ष की भूमिका में रहते थे। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोने कोने को हिंदुस्तान के भाव को छुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मन की बात कार्यक्रम। मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने की तैयारी बीजेपी ने पूरे देश में की है। ऐसे में 47 विधायक, 5 सांसद वाले उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार और संगठन ने मन की बात सुनने और जनता को सुनाने की मेगा प्लानिंग की है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत की किताब उत्तराखंडियत आज लॉन्च हुई और इस मौके पर मुख्य अतिथि जगत गुरु राज राजेश्वर आश्रम मौजूद रहे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता और हरीश रावत के कई समर्थक भी मौजूद थे। किताब में हरीश रावत ने 55 साल के राजनीतिक करियर की कई घटनाओं के साथ ही लोक पर्व, खान पान का भी जिक्र किया है। अपनी किताब में हरीश रावत ने तिवारी सरकार में लाल बत्ती बांटने के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इससे राजनीति में पद की लड़ाई बड़ी हो गई और उत्तराखंड का विकास पीछे हो गया, ये उन्होंने कहा। हरीश रावत से पूछा गया कि क्या 2002 में नारायण दत्त तिवारी की जगह उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए था। इस पर हरीश रावत ने कहा कि जो हो ना सका उस पर क्या चर्चा की जाए। वहीं हरीश रावत ने कहा कि वो मुख्यमंत्री रहते कुछ फैसले करना चाहते थे लेकिन ब्यूरोक्रेसी की वजह से वो फैसले नहीं कर पाए। हरीश रावत ने उत्तराखंडियत पर किताब लिखी लेकिन उसमें नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किया। इस पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी का झूठ था, इसलिए इस कुकर्म का जिक्र नहीं किया। पर हरीश रावत ने जरूर कहा कि 2017 में बीजेपी सरकार नमाज की छुट्टी के मुद्दे पर बनी और 2022 में मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुद्दे के बाद बनी। उत्तराखंडियत पर किताब पूर्व सीएम हरीश रावत ने लिखी है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो अपने राजनीतिक बड़े विरोधी नारायण दत्त तिवारी को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में लाल बत्तियां बांटने का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहा कि उसका जिक्र अभी भी है। क्या वो फैसला और क्या गड़बड़ थी सर? देखिए, इससे राजनीतिक भौतिकवाद की जो शुरुआत हुई, हम आधी रोटी खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे की भावना पीछे रह गई, पदों की भावना आगे आ गई। और आज भी वो हर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जा रही है। ये गलती नारायण दत्त तिवारी ने की ना, मैं ये नहीं कहता उन्होंने गलती की, ये गलती हमने सब ने करवाई। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने, उस दिन हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था उनकी जगह पे। अब जो हो न सका तो उसका जिक्र करने से कोई लाभ नहीं। हमने सहर्ष नारायण दत्त तिवारी जी को स्वीकार किया और बल्कि हमने उनको मैनिफेस्टो सौंपा। ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में नहीं रही, आप असफल रहे या ब्यूरोक्रेसी आप पे हावी रही? कतई नहीं। यदि जिस मुख्यमंत्री के कहने पे रात को 3-3, 4-4 बजे भी आते हो, रात भर मीटिंगें करता हो, वो कैसे हो सकता है? हाँ, ये है कि कई बातें
जिनको मैं चाहता था ऐसा करें वो नहीं हो सका। तो मैंने उनको भी, जब मैंने सफलताओं का जिक्र किया है तो मैंने उन बातों का भी जिक्र किया है जिनको मैं चाहता था नहीं हो सकी, नहीं ढाल सके। मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसने आपका बहुत बड़ा नुकसान 2022 में किया, नमाज की छुट्टी 2016 में जो आदेश को लेकर बीजेपी आज ही बात करती है, इन बातों का जिक्र आपने इस किताब में मैं भाजपा के सफेद झूठ का क्यों जिक्र करूं? 2017 में वो नमाज की छुट्टी के गर्भ से पैदा हुए और 2022 में उनकी सरकार जो है, जिसको आज धामी सरकार कहा जाता है, ये जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्भ से पैदा हुई, झूठ के गर्भ से पैदा हुई। पर सर, जिस बात ने 2 बार सरकार नहीं बनने दी, 2017 में और 2022 में, उसका जिक्र आपके राजनीतिक करियर में ना हो, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती। भाजपा के कुकर्मों का कितना जिक्र करता। मेरी किताब मैंने सत्कर्म क्या होने चाहिए उन पर लिखा है। उनका एक ही कुकर्म राष्ट्रपति शासन जो है, जो लोकतंत्र के खिलाफ था, वही काफी था। यूनिवर्सिटी, नमाज की छुट्टी, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया और इसका नुकसान कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने जरूर मानी कि आदेश भले ही ना हुआ हो, लेकिन 2017 और 2022 में इन 2 बातों का बड़ा नुकसान कांग्रेस को जरूर हुआ। कैमरा पर्सन राकेश राव से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी में 2 संस्थान बनाने के लिए फंड जारी किया। पौड़ी में संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम संस्थान के लिए 4 करोड़ की धनराशि अपनी सांसद निधि से उन्होंने जारी कर दी। इन दोनों संस्थानों में निर्माण में करीब 30 करोड़ की धनराशि खर्च होगी, जिसमें अनिल बलूनी अपनी सांसद निधि के अलावा अन्य संस्थानों से भी फंड जुटाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दोनों संस्थानों के निर्माण के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है, जिसके बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सीएम धामी को शुक्रिया अदा किया। प्लेनेटोरियम हो गया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये कहना है खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का। दरअसल पिरान कलियर के आसपास वक्फ की जमीन का मुद्दा लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में वक्फ हार गया। ऐसे में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही से लेकर कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले पहले सामने आ चुके हैं जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मानते हैं कि मुस्लिम समाज से जुड़े लोग ही मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, पिरान कलियर में बेशकीमती जमीन है और मैं ये कहता हूं कि जब अपने ही लूटने पे आ जाएं तो दूसरों से किस बात का गिला। जो अपने आप को कहते थे कि हम साबिर पाक की इस दरगाह के खादिम हैं, नौकर हैं, वो आज मालिकाना हक जता रहे। वो लगभग 200 बीघे जमीन जो हजारों करोड़ की वैल्यू रखती है, वो जमीन पे अपना हक जता दिया और वक्फ बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरा वक्फ बोर्ड मिला और कैसे जिसके ऊपर सैकड़ों हजारों सालों से मेला लगता आया है कलियर का, उस जमीन के ऊपर दूसरे का मालिकाना हक हो गया। ये तो ताज्जुब हो गया इस बात का कि लोगों को पता ही नहीं चला, लोगों के पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। वक्फ बोर्ड पेश नहीं हुआ। मेरी वकील, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब हैं, उनसे बात हुई कि हम कैसे हार गए थे इस मामले को। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने बताया कि पेपर ही नहीं पहुंचे मेरे पास। मुझे खड़ा तो कर दिया, लेकिन हम पेपर के लिए मांगते रहे, वक्फ बोर्ड को कॉल करते रहे और जिस व्यक्ति को कहा है वो पेपर लेके आ रहा है, वो पता चला वो दिल्ली आया ही नहीं, वो वहीं कलियर बैठा रहा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वक्फ बोर्ड के लोगों ने मिलकर इस संपदा को लुटवाने का काम किया है। अगर आप हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि डॉक्टर का एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको पूरी तरीके से कंगाल कर सकता है, आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। साइबर ठगों ने इसे अपना नया हथियार भी बना लिया है। देहरादून में नामी हॉस्पिटल्स ने डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और मेडिकल फैसिलिटी बेहतर देने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है, जिससे आम जनता को लाइनों पर खड़ा न होना पड़े। लेकिन ये ऑनलाइन फैसिलिटी अब साइबर ठगों के लिए एक आसान ठगी का तरीका बन रहा है। ठगों ने देहरादून के 9 लोग और देश के अलग अलग राज्यों के करीब 50 से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट और मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर लाखों का चूना लगा दिया, जिनको
पकड़ने के लिए अब साइबर पुलिस काम कर रही है। जो पेशेंट्स हैं उनके द्वारा मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेने के नाम पर उनके साथ में धोखाधड़ी की गई है। कुछ फर्जी ऐप्स हैं जो कि इस तरह से गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हैं और लिंक के माध्यम से भी इनको डाउनलोड कराया जा रहा है। तो उसमें हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए ऐसे लिंक्स को डाउन कराया जा रहा है। साइबर ठगों ने देहरादून के एक नामी अस्पताल के पैरेलल एक अन्य वेबसाइट तैयार की, जिससे कोई भी शख्स ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और मेडिकल फैसिलिटी के लिए नंबर पर कॉल करता तो साइबर फ्रॉड आपके नंबर पर एक लिंक भेजते जिसमें बीमारियों की डिटेल देनी पड़ती। लेकिन इस लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, जिससे मोबाइल का एक्सेस साइबर ठगों तक पहुँच जाता है और कुछ ही सेकंड में पूरा बैंक खाता खाली हो जाता है। हालांकि अब वो वेबसाइट बंद करवा दी गई है। तो जो आप, जैसे मैंने बोला कि वो आपके मैसेजेस रीड कर सकता है, वो आपके मोबाइल को देख सकता है, तो जो आपने अपॉइंटमेंट के लिए इनिशियल जो आपने भुगतान किया है वो डिटेल जब उसको कैप्चर हो जाएगी, उसके बाद वो दोबारा आपको फोन करके थोड़ी देर उलझा के रखेंगे आपकी बातों में और फिर अल्टीमेटली वो आपके बैंक खाते को खाली कर देंगे। पुलिस भी सभी से अपील कर रही है कि ऐसे साइबर ठगों से निपटने के लिए सिर्फ सावधानी और सतर्कता ही काम आती है। लिहाजा किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी वेबसाइट पर जांचने परखने के बाद ही जाएं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।